प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एडू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2023 में आया हुआ सेट 7 देखेंगे, जिसका कोड 324 BD है ना। इसके हम कुछ क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम इसके कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सिक्स का क्या क्वेश्चन क्या कहता है। छठे का क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाकलन कीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, है ना। इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप इसको आई मान करके चलना, ठीक है ना। माना आई बराबर ये है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें खंडक समाकलन लगाते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसके इनटू में 1 ले लेते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है ना। बच्चों इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें x बराबर ए सेक थीटा पुट करके, है ना, ए सेक थीटा पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे। हम खंड समाकलन से करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए आई बराबर फर्स्ट फंक्शन इसमें ये हो जाएगा और सेकंड फंक्शन इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। आइलेट के हिसाब से मान लेते हैं। बल्कि अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला पहला फंक्शन क्या होता है, जू का तू। पहला फंक्शन जू का तू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरे का इंटीग्रेशन आता है, यानी समाकलन 1 dx आ जाएगा। फिर माइनस होल समाकलन लगेगा। फर्स्ट का आएगा डिफ्रेंशिएशन, यानी डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसके इनटू में आएगा सेकंड का समाकलन, यानी 1 dx, और इस पूरे का होल समाकलन, यानी यहाँ पे dx आ जाएगा, इस पूरे का होल समाकलन, और प्लस में सी आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 का हो जाएगा एक्स आ जाएगा आगे, तो इस एक्स को हम यहाँ लिख देंगे और इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। आई बराबर ये चल ही रहा है माइनस। अब जब हम इसका ये समाकलन जो का दूँ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स की तरीके से करते हैं। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो हम इसको लिख देंगे 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह ये पूरा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका दोबारा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, क्या हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर का हो जाएगा 0, तो ये 2x हो गया। और 1 का समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन हो जाएगा x, ठीक है ना। ये आ जाएगा dx प्लस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। आपके पास ये हो गया। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें, अगर मैं ये सेम बन जाता ऊपर तो इससे मैं इसको डिवाइड कर देता। तो फिलहाल मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर की, तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर घटा दिया और ए स्क्वायर ही जोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस। अब देखिए इस वाले के अपॉन में हम इसको अलग दे देंगे और इस वाले के अपॉन में इसको अलग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस इस वाले के अपॉन में इसको अलग दे दो, तो ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स दोनों में, और ये आ जाएगा प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसका समाकलन अलग कर देंगे, इसका अलग, तो ये हो जाएगा एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे की पावर 1 है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है। जब भी ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या बच जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर आधी बच जाएगी ऊपर, ठीक है ना। ये तो हो गया अलग, प्लस इस माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा समाकलन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा जो आप मान करके आए थे। देखिए आपने इसी को तो आई माना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आई, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, आई रख देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इसकी जगह हमने आई रख दिया, माइनस इसका ए स्क्वायर बाहर आ गया, समाकलन क्या बन गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इस आई को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस आई 2i इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके याद है, क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना बच्चों। इसका डायरेक्ट होता है फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 क्या करो, इस पूरे के अपॉन में ले आओ यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू, इसके अपॉन में अलग चला जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इसके अपॉन में अलग चला जाएगा ए स्क्वायर बाई टू लॉग
log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस कांस्टेंट के अपॉन में अलग चला जाएगा और उसको हम नया कांस्टेंट नाम दे देंगे c, ठीक है ना, क्योंकि c/2 हो जाएगा। मान लीजिए ये जो ऊपर से c आ रहा था इसको हमने c1 ले लिया था, ठीक है ना, c1 ले लिया था। अब c1/2 हो गया ये, तो अगली टर्म में इसको c कर दो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इसको हम नया नाम दे देंगे सी कांस्टेंट को, ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, यही फॉर्मूला भी था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होता है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गे पर 6 का गे क्वेश्चन। देखिए 6 का गे क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये कह रहा है कि अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 0 हो और x बराबर π/2 हो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए ये जो फॉर्म है ये इस फॉर्म की बन रही है, हम क्या कहेंगे कि अवकल समीकरण की तुलना डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से करने पर, ठीक है ना, से करने पर, यहाँ पे लिख देना की तुलना इससे करने पर। अब देखिए यहाँ पे y के इंटू में जो है ये p हो जाएगा, क्योंकि y के इंटू में p है और यहाँ पे y के इंटू में कोट एक्स है, तो p की जगह p बराबर क्या आ जाएगा, कोट एक्स, तो p बराबर आ जाएगा कोट एक्स, और q बराबर जो बराबर के इधर रखा है सारा ये हो जाएगा, तो q इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन गुणांक क्या होगा, e की पावर पी डी एक्स, ठीक है ना, ये समाकलन हो जाएगा। तो e की पावर में हम क्या करेंगे, p की वैल्यू रख देंगे कोट एक्स और dx लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट एक्स का जो फॉर्मूला होता है, कोट एक्स का समाकलन क्या होता है, कोट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, तो e की पावर क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स, ठीक है ना, लॉग साइन एक्स। और जब e की पावर में लॉग e आ जाए तो ये हट जाता है, ये साइन एक्स नीचे आ जाता है बस, तो इसको हम लगा देंगे साइन एक्स ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन फैक्टर साइन एक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण का हल निकालना है, समीकरण का हल निकालना है। तो समीकरण का हल होता है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, समीकरण का हल होगा आपका y इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस सी, ठीक है ना। तो y इंटू आई एफ क्या हो जाएगा, आई एफ की वैल्यू है आपके पास साइन एक्स, इसको यहाँ पे रख देंगे, इक्वल्स टू ये हो जाएगा q की वैल्यू आपके पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, और इंटू में आ जाएगा आई एफ की वैल्यू कितनी है, यह है साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आगे क्या होगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन 2x साइन एक्स, है ना, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 2x साइन एक्स आ गया, डी एक्स, इसका समाकलन अलग कर देते हैं, प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन एक्स स्क्वायर कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोस अपॉन साइन एक्स, और इंटू में ये साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। अब देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब इसमें जब आप करोगे समाकलन, इसको एज इट इज रहने दो, 2x साइन एक्स को डी एक्स को, इसको जू का तू रहने दो, प्लस इसका समाकलन करते हैं, है ना, इसमें एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको फर्स्ट मान करके करूंगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स आ जाएगा प्लस में ही, अब माइनस लगेगा फॉर्मूले का, ठीक है ना, माइनस फॉर्मूले का, और होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन आता है यानी 2x आ जाएगा, दूसरे का समाकलन आता है यानी साइन एक्स आ जाएगा, और dx आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ये माइनस के 2x साइन एक्स है, ये प्लस के 2x साइन एक्स है, तो इससे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये y साइन एक्स बराबर, तो आपके पास ये बच जाएगा y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 1 बना लीजिए। अभी उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जब y बराबर 0 हो और यदि x बराबर π/2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x बराबर π/2 जबकि y बराबर 0 हो, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, y बराबर 0 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, तो ये सारा 0 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे x की वैल्यू हम π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा π²/4 साइन एक्स यानी साइन π/2 रख देंगे, और प्लस में आ जाएगा c, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के π²/4, ठीक है ना। अब ये c की वैल्यू उठा करके वापस इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा अतः समीकरण का विशिष्ट हल, यहाँ पे लिख देना अतः
समीकरण का विशिष्ट हल। तो ये हो जाएगा आपका y साइन x बराबर एक्स स्क्वायर साइन x माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है ना बच्चों, ये आपका विशिष्ट हल हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए घ क्वेश्चन, सिक्स्थ का घ क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये जो इसने दे रखा है आर वेक्टर बराबर, ये सेम क्वेश्चन आपका कहाँ पे है, सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आपका 324 ए वाई कोड में सिक्स का ख क्वेश्चन है ना। जो हमने 324 ए वाई का सॉल्यूशन करा रखा है, उसमें ये छठे क्वेश्चन का ख पार्ट है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है ना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, छठे का अड़े क्वेश्चन। देखिए कहता है कि z बराबर है आपके पास 50x प्लस 70y, और यहाँ पे इसने असमीकाएँ दे रखी हैं 2x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब देखिए ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और इनको भी चलो मान लेते हैं थर्ड है। अब देखिए ये जो इसने दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब जो हम अपना हल लेंगे यानी शेड करेंगे, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम अपना जो है इसका हल निकालेंगे। अब देखिए हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण रूप में लिखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर जब समीकरण रूप में लिखोगे तो आपकी समीकरण ये आ जाएंगी 2x प्लस वाई बराबर 8 और x प्लस 2y बराबर 10। इसको आप बना लेना चौथी इक्वेशन, और इसको बना लेना आप फिफ्थ इक्वेशन यानी 5 इक्वेशन। ठीक है ना, अब आप इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग लेकर के चलना। जैसे समीकरण 4 से आप समीकरण 4 से लेकर के चलोगे, आप इसमें एक बार x बराबर 0 रखना, y की वैल्यू निकालना, एक पॉइंट बन जाएगा। फिर y की वैल्यू 0 रखना, x की वैल्यू निकालना, दूसरा पॉइंट बन जाएगा। फिर उसके बाद ये टेबल बनाना। ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद वो भी आपको दिखाना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो बड़ा सा इसको करना है। ठीक है ना, ये x हो जाएगा, y हो जाएगा। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू सिंपली 8 मिल जाएगी। जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8/2 यानी 4 मिल जाएगी। ठीक है ना, अब बच्चों जरूरी नहीं है कि आप ये 0 ही रखो, आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो और y की वैल्यू निकाल सकते हो। 2-3 पॉइंट ऐसे निकाल लो और फिर उनको मिलाते हुए लाइन खींच जाएगी। ठीक है ना, हाँ मेरा तरीका यही है, मैं इसमें एक बार 0 रखता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की 0 रखता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जो ये 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट तो मेरे पास ये है, इसको मैं a नाम दे देता हूँ 0,8, एक पॉइंट मेरे पास ये है 4,0। अब मैं ग्राफ में इन दोनों पॉइंट को मिला दूंगा और ये लाइन मेरी ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है ना, दूसरी लाइन क्या है अपनी, समीकरण 5 लिखिए, समीकरण 5 से, और इसको सॉल्व करके भी दिखाना है आपको। और फिर आप ये टेबल बना दीजिएगा। ये टेबल बनाते ही इसमें क्या लिखेगा, x कोमा वाई, एक्स वाई। तो x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी, y की वैल्यू 5 मिल गई। y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 10 मिल जाएगी, तो y की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है ना, आपके पास ये सिंपली पॉइंट हो जाएंगे, c पॉइंट हो जाएगा 0,5 और d पॉइंट हो जाएगा 10,0। इन दोनों को मिलाते हुए आपकी ये वाली लाइन खींच जाएगी। ठीक है ना, ड्रॉ हो जाएगी। अब देखिए हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। हमारा ग्राफ क्या कहता है, हमारा ग्राफ मान लीजिए ये है, हमने ये ग्राफ बनाया इसका इस तरीके का। ठीक है ना बच्चों, आप ये स्केल में थोड़े बड़े बड़े से पॉइंट लेना, हम तो यहाँ पर जस्ट आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम जो है छोटे छोटे पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये पॉइंट ढूंढता हूँ a0, ये जो 0,8 है ये कहाँ बैठेगा, x की वैल्यू 0 तो इस पे मिलती है, तो 0,8 ये बैठेगा यहाँ पे, 3 3 6 और 2 8। ठीक है ना, ये तो मिल गया आपका a पॉइंट। b पॉइंट कहाँ है, 4 0, 1 2 3 4, ये आपका b पॉइंट है 4,0। ठीक है ना, इन दोनों को मिला दीजिएगा। देखिए बच्चों, इन दोनों को हम कैसे मिलाएंगे, स्केल से इन दोनों को हम ऐसे करके यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो आपकी ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। कौन सी लाइन है, चौथी लाइन, यानी 2x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है ना, अब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, पांचवी लाइन, ये क्या है, x प्लस 2y बराबर 10। इसके पॉइंट क्या है, 0 5 और 10 0, 0 5 और 10 0। 0 5 कहाँ पे है, सी ए, देखना 1 2 3 4 5, ये 0 5 है आपका यहाँ पर। और 10,0 कहाँ है आपका, ये 10,0 है पूरा यहाँ पे, 4 और 4 8 और 2 10, ये है 10 यहाँ पर। तो आप इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला करके आपकी ये दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है ना, इस लाइन पर लिख दीजिएगा x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक क्रॉस पॉइंट मिला, ये वाला, ये कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु। ये प्रतिच्छेद बिंदु है। अभी ये प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलता है, चलो वो बाद की बात है, प्रतिच्छेद बिंदु ये हमारे रीजन में है या नहीं है, पहले हमें ये देखना है हम ड्रॉ कहाँ करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले मूल बिंदु पर चलिए, क्या लिखिए, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर
अब मूल बिंदु होते हैं 0 0, है ना, 0 0 पर। जो इसने इक्वेशन दी थी, इन इक्वेशन, इनमें आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रख के देखिए क्या ये सही आएगी। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात असत्य है। अगर ये बात असत्य आती है तो इस लाइन से ओरिजिन के अपोजिट साइड, ये लाइन कौन सी है? ये लाइन जो थी हमारी पहले वाली, ये थी, है ना, ये वाली लाइन 2x प्लस वाई बराबर 8। तो इसके ओरिजिन से अपोजिट साइड, यानी इसके ऊपर की साइड, इधर की साइड हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, शेड करेंगे। अब दूसरी लाइन देखते हैं, ये वाली दूसरी लाइन में अगर मैं 0 0 रखता हूँ, ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये भी असत्य है। अगर ये भी असत्य आ रही है तो इसके भी अपोजिट साइड, यानी इसके भी ओरिजिन के अपोजिट, ओरिजिन ये है, ये मूल बिंदु के दूसरी साइड। तो ये लाइन है, ये तो मूल बिंदु की तरफ है, ये मूल बिंदु की दूसरी साइड है। तो गलत आई है, असत्य आई है, इसलिए मूल बिंदु की दूसरी साइड करेंगे। अगर ये सत्य आती तो मूल बिंदु की तरफ करते, नीचे की तरफ। अभी इसके भी ऊपर होगा, यानी अब ऐसा रीजन हमें ढूंढना है जो प्रथम चतुर्थांश में हो और इन दोनों लाइन से ऊपर हो। तो देखिए ये जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन हो जाएगा, ये वाला आपका शेड, ये आपका हल क्षेत्र है, ठीक है ना। जो हल आएगा आपका वो यहाँ पे आएगा इस रीजन में, ठीक है ना। तो आपको इसमें पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं? कॉर्नर पॉइंट एक ये मिलेगा, बस एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा, बाकी तो इसमें बहुत सारा खुला है ये, ठीक है ना। तो आपको इन 3 पॉइंट पे बस इसका अधिकतम मान चेक करना है, जो भी इसने कहा है न्यूनतम मान चेक करना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे और टेबल में हम क्या करेंगे, इनको चेक कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए ये टेबल कुछ ऐसी बना लो और इसमें लिख लो आप यहाँ पे शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, ठीक है ना, शीर्ष बिंदु। और यहाँ पे लिख लो जेड, जेड क्या है? 50x प्लस 70y, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आप ये देखिए, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या था? ये वाला पॉइंट था आपके पास 10,0, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आपके पास क्या था? ये था आपके पास 0,8 ए पॉइंट। और ये वाला पॉइंट क्या था आपके पास? ये तो हमने निकाला ही नहीं, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। जब आप इसकी समीकरण को और इसकी समीकरण को हल कर लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से कर लो चाहे विलोपन विधि से कर लो, ठीक है ना, किसी भी विधि से हल कर लो, एक्स और वाई के मान निकाल लो, जो भी एक्स वाई के मान आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। हमने इनको सॉल्व कर रखा है, ये मान जो है आपके 2,4 हैं, ठीक है ना, ये क्या है? 2,4। तो बस आपको इन 3 पॉइंटों पे मान चेक करना है। पहला 10,0, दूसरा 2,4, तीसरा 0,8। आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें x की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, 10 पंजे 500, ये 500 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब इसमें यहाँ रखोगे 50 दूनी 100 और 7 चौक 28, 280, 380 आ जाएगा ये। और इसमें देखोगे तो 7 अट्ठे 56, यानी 560, ये आपका आ जाएगा 560, ये आ जाएगा आपका 560। तो इनमें से न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम आपका ये है, ठीक है ना। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप लिख देना, अतः जेड का न्यूनतम मान बिंदु 2,4 पर 380 है, ठीक है ना। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, ये कह रहा है कि कोई एक खंड कीजिए और इसमें 8 नंबर के आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं 7वें के क्या क्वेश्चन पर। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है, तो तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 3 बच्चे हैं तो पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं कि कौन लड़का और कौन लड़की, है ना, उनमें से क्या हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे, माना लड़के को जी से तथा सॉरी माना लड़की को जी से तथा लड़के को बी से निरूपित करते हैं तब अगर आप इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाना चाहें, यानी सैंपल स्पेस बनाना चाहें, तो सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? तो देखिए सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। जैसे आप 3 सिक्के उछालते हैं ना, 3 सिक्कों में टोटल पॉसिबल वे, यानी कुल तरीके किस तरीके से आ सकते हैं हेड टेल आने के, इसी तरीके से बी और जी को भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 बच्चे हैं यानी 2 की पावर 3, यानी टोटल 8 तरीके होंगे, है ना। 8 तरीकों में से 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 बार आप जी लिख लीजिए, 1 2 3 4, और 4 बार आप बी लिख लीजिए, 1 2 3 4, रफली करना है इसको, ठीक है ना। अब 4 का आधा 2 होता है, 4 4 लिखे ना हमने, 4 का आधा 2, तो 2 बार जी लिखिए, 2 बार बी लिखिए, फिर 2 बार जी लिखिए, फिर 2 बार बी लिखिए। अब 2 का आधा 1 होता है, तो अब 1 बार जी 1 बार बी, जी बी जी बी जी बी।
इस तरीके से लिखने पर आपको एक भी तरीका छूटेगा नहीं, सारे तरीके लिख लोगे आप आसानी से। देखिए 8 तरीके टोटल हैं और 8 हमने लिख लिए, ठीक है ना कोई कंफ्यूजन ना कुछ, और फटाफट से हम लिख लेंगे इनको, ठीक है ना। बस अब आपको ये रफली ऐसे करके फिर आपको इसको ऐसे इसमें लिख देने हैं, ठीक है ना। इन सबको यहाँ पे आपको ऐसे लिख देने हैं, ठीक है ना, ऐसे करके जी कोमा जी कोमा, इस तरीके से सारे लिख देने हैं, ठीक है ना। अब देखिए टोटल 8 तरीके हैं, बस ये देखने हैं आपको, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं, हम दो घटना मानते हैं, माना हमारे पास दो घटनाएं हैं। एक घटना ई है, ई क्या कहती है, ये कह रहा है कि यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है तो तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हम ई को मान लेते हैं तीनों बच्चों का लड़की होना, तीनों बच्चों का लड़की होना, तीनों बच्चों का लड़की होना। तो अगर तीनों बच्चों का लड़की होना है तो इसका अगर हम सेट बनाएं तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें से देखना है हमें। तो तीनों बच्चे लड़की हैं, इसमें तो एक ही तरीका है, बस ये जी है ना, तो बस इसमें एक ही एलिमेंट आ जाएगा जी और जी, ठीक है ना। अब चलते हैं एफ घटना पर, हमने दूसरी घटना मानी है एफ, तथा एफ जो है वो कह रहा है कि कम से कम बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है। इसको हम मान लेते हैं कम से कम एक बच्चे का लड़की होना, कम से कम एक बच्चा लड़की होना, एक बच्चा लड़की होना। अब देखिए कम से कम एक बच्चा लड़की है, इससे इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तीनों लड़की हो जाएं चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने तरीके आ सकते हैं, देखिए सब में एक एक जी तो है ही, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दो भी हो जाए तीन भी हो जाए चल जाएगा। तो इसमें कम से कम एक जी तो है ही, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, बस इसमें नहीं है। तो ये कंडीशन छोड़ करके ये सारी कंडीशन इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। जी बी जी, ये सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। बस एक छूटेगी ये बी वाली, क्योंकि इसमें तीनों लड़के हैं। अब देखिए तो अगर मैं इनकी ई इंटरसेक्शन एफ देखना चाहूं तो क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब तीनों बच्चे लड़की हो और कम से कम एक बच्चा लड़की भी हो, ठीक है ना। इसमें और इसमें कॉमन देख लो आप क्या आएगा, बस जी और जी, बस एक ही तो एलिमेंट कॉमन है ना, तो इसका मतलब इसमें भी एक ही एलिमेंट आ जाएगा जी और जी, ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं यहां से देखना चाहूं नंबर ऑफ ई कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ ई मेरे पास सिर्फ एक ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई मेरे पास एक ही है, यानी ए के अंदर अवयवों की संख्या। इसी तरह अगर मैं देखना चाहूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 8 टोटल थे, एक छोड़ा था तो बस 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह अगर मैं एस के अंदर एलिमेंट देखना चाहूं तो पूरे 8 हैं, ये सारे के सारे इसी के हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितने हैं, इसमें भी एक ही है। आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि प्रायिकता जब ये घटना हो गई हो कि कम से कम एक बच्चा तो लड़की हो, ये तो हो। अब निकालनी हमें यह है कि तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, यानी ई की प्रायिकता में निकालनी है। सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा पी ऑफ एफ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, अपॉन इसकी आ जाएगी घटना नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ठीक है ना। तो इसकी घटना कितनी आ जाएगी, इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, इसकी प्रायिकता आ जाएगी आपकी 1/8, 1/8 अपॉन 1/8 अपॉन यह आ जाएगी आपकी 7/8, ठीक है ना। नंबर ऑफ एफ में 7 है और एस में 8 है, तो 8 से 8 कट करके ये आ जाएगी आपकी ई अपॉन जो एफ आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1/7, यानी 1/7। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, ख क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये ख क्वेश्चन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ये निकालना है माइनस के 1 से लेकर के 3/2 मोड एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। मान लीजिए ये आई बराबर है। अब ये क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस में है ये, ठीक है ना। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे मॉडुलस वाला और उसकी लिमिट उसने -1 से या कुछ भी लिमिट दे रखी है और जो है लोअर लिमिट से कोई अपर लिमिट दे रखी है और ये फंक्शन मॉडुलस में है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसको 0 रखोगे और x की वो वैल्यू निकालोगे जिसके लिए ये फंक्शन 0 है, ठीक है ना। जिसके लिए ये अंदर मोड के अंदर वाला फंक्शन की बात करूं, पूरा मोड लेकर के नहीं चलना, आपको सिर्फ ये देखना है कि x साइन पाई एक्स, ये वाला x साइन पाई एक्स जो है वो किस वैल्यू के लिए 0 है, x की किस वैल्यू के लिए 0 है, x की किस वैल्यू के लिए 0 है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं सिर्फ याद रखने के लिए, x की किस वैल्यू के लिए 0 है, आपको वो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इसको देखूं x साइन पाई x को, तो मेरे पास ये एक तो x बराबर 0 के लिए 0 है, ठीक है ना। देखिए जब मैं x बराबर 0 रख दूंगा तो यहाँ पे 0 रख दूंगा, ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी एक तो x बराबर 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। दूसरा x साइन पाई x में अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, अगर मैं 1 रख दूं तो देखिए यहाँ पे
वन रख दिया और यहाँ पे साइन पाई वन रख दिया, ये पाई इंटू वन पाई हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फिर ये फंक्शन पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x की दो वैल्यू हैं, एक तो x बराबर जीरो और एक x बराबर वन, जिन पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ये लिमिट टूटेगी ये हम दो जगह तोड़ेंगे इसको, ठीक है ना। कैसे, देखिए मान लीजिए आपके पास ये नंबर लाइन है और ये -1 से लेकर के 3/2 तक ये आपकी लिमिट है, ठीक है ना। अब इसको हम दो जगह बीच में तोड़ेंगे, जहां एक तो x बराबर जीरो पर, और एक x बराबर 1 पर, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है मोड का फंक्शन क्या होता है। मोड का फंक्शन एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि ये x साइन पाई x इन तीन अंतरालों में जो है हमारे पास अंतराल बने, एक तो ये वाला, एक ये वाला और फिर एक ये वाला, इन तीन अंतरालों में कहाँ कौन से अंतराल में ये पॉजिटिव है और कौन से अंतराल में ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अंतराल ये -1, 0 पर चेक करते हैं, ठीक है ना। जब हम इसमें चेक करेंगे, इसके बीच में से कोई वैल्यू उठा लो, इसके बीच में से कोई वैल्यू मान लो मैंने उठा ली -1/2, -1/2 मतलब -0.5, -1/2। अब मैं इसमें रख करके देखूंगा, -1/2 जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस, यानी -1/2, और जब -1/2 इसमें रखूंगा तो ये हो जाएगा इंटू में साइन -π/2, साइन -π/2 का। आप देखिए ये तो -1/2 ही रहा, इंटू और ये माइनस के साइन आ जाएगा, माइनस के साइन π/2, माइनस का साइन π/2 आ जाएगा। यानी ओवरऑल आप देखिए कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ओवरऑल ये जो हो जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना, पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आई बात। अब देखिए दूसरे इंटरवल की बात चलती है, यहाँ पे 0 1 में। अब 0 1 में से हम कोई एक वैल्यू उठाएंगे, 0, 1 के बीच में से मान ली मैंने 1/2 उठा ली, तो जब मैं 1/2 इसमें रखूंगा तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा इंटू और यहाँ पे साइन π/2 आ जाएगा, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा अंतराल बचा, तीसरे अंतराल में चेक करेंगे। तीसरा अंतराल कौन सा है हमारे पास, 1 से लेकर के 3/2। इस अंतराल में जब हम चेक करेंगे, यानी हम यहाँ से कोई एक बीच की वैल्यू उठा लेते हैं। बीच की वैल्यू मान लीजिए हमने 1.1 उठा लीजिए, चाहे 1.2 उठा लीजिए, है ना। मान लीजिए आपने 1.2 ही उठा ली। अब वो 1.2 जब आप यहाँ पे रखोगे, कहाँ पे, यहाँ पे रखोगे, तो ये तो हो जाएगा आपका 1.2, यानी ये तो हो जाएगा आपका 1.2 और इंटू में 1.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/10 लिख सकता हूँ ना, तो मैं 12/10 लिख लेता हूँ। 12/10 मैंने x की जगह रख दिया और 12/10 मैं अंदर रख देता हूँ यहाँ पे, साइन पाई इंटू 12/10। अब पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 मतलब 180, 180 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 की जब मैं गुना 12 में करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 216। अब 216 जो वैल्यू होती है साइन की, देखिए कौन से रीजन में पड़ेगी ये हमारे पास, अगर मैं देखूं ये तो मेरा पॉजिटिव है पहला, ये बस मुझे ये देखना है ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। अब मेरे पास आया ये साइन 216। अब साइन 216 देखिए जरा, आपके पास चार कोड्रेंट हैं, है ना, चार कोड्रेंट है, एक तो ये वाला, ये तो है आपके पास। अब 216 कौन से कोड्रेंट में बैठेगा, 180 प्लस, यानी 180 से ज्यादा है, 270 से छोटा है, 216 है ना, यहाँ पे बैठेगा इस रीजन में, और थर्ड कोड्रेंट में बैठेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, तो यानी ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस इंटू माइनस ओवरऑल माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, ये निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब आपके पास ये जो लाइन नंबर लाइन है, इसमें हमारा फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। तो अगर इन दोनों में पॉजिटिव है तो बस मैं हम यहाँ इसको तोड़ेंगे नहीं, अब हम सीधी लिमिट -1 से 1 लेंगे, फिर 1 से 3/2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये फंक्शन जो हो जाएगा ये आपका ऐसा हो जाएगा, -1 to 3/2 मोड x साइन पाई x जो है, साइन पाई एक्स डी एक्स, यह आपका ऐसा बन जाएगा कि लिमिट -1 से 1 में, तो ये पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव है ना, लिमिट -1 से 1 तक ये पॉजिटिव है पूरा फंक्शन, तो आप इसको पॉजिटिव ले लेंगे, x साइन पाई एक्स मोड हट गया, पॉजिटिव आ गया डी एक्स, और प्लस 1 से लेकर के 3/2, इस 1 से लेकर के 3/2 तक ये निगेटिव है, तो अब इसको आप निगेटिव ले लेंगे, x साइन पाई एक्स डी एक्स, ठीक है ना बच्चों। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों अब ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो होगा -1 से 1 एक्स साइन पाई एक्स, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अब इसमें हम खंड समाकलन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन जो का तू, दूसरे का जब हम समाकलन करेंगे तो साइन पाई एक्स का आ जाएगा माइनस में कोस पाई एक्स, और इसके अपॉन में आ जाएगा पाई, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और लिमिट क्या है, -1 से 1 है, तो हम इसकी लिमिट दे देंगे -1 से 1, माइनस लगाएंगे, होल समाकलन लगाएंगे, लिमिट -1 से 1 ही रहेगी।
एक्स का हो जाएगा 1 अवकलन करेंगे और साइन पाई एक्स का दोबारा समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कोस पाई एक्स अपॉन पाई और ये भी माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस डी एक्स, ठीक है ना। अब प्लस इसका दोबारा ऐसे ही करो सेम इसी तरीके से, ये लिमिट इसकी भी ऐसे ही आ जाएगी। सेम है एक्स साइन पाई एक्स, ये माइनस हम क्या करेंगे बाहर ले आएंगे, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सेम एक्स साइन पाई एक्स है, ये भी एक्स साइन पाई एक्स था, तो ये अंदर वाली चीज़ तो सेम ही रहेगी, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई, बस लिमिट चेंज होगी, लिमिट इसकी 1/3/2 हो जाएगी, तो 1/3/2 हमने इसकी लिमिट रख दी, ठीक है ना। अब जो माइनस बीच में आना था क्योंकि बाहर भी माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर समाकलन आएगा, है ना। समाकलन में फिर 1 से लेकर के 3/2 लिमिट होगी और जो फंक्शन इसका अंदर था वो इसमें आ जाएगा। आप इसको करोगे तो सेम आ जाएगा ऐसे ही कोस पाई एक्स अपॉन पाई और डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा -1 से 1 है, जब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या होगा देखिए, पहले हम 1 रखते हैं, पहले ये माइनस है, इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं बाहर, अब ये माइनस चला गया बाहर, हम रखते हैं 1, जब इसमें हम 1 रखेंगे ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस पाई, ये अब 1/पाई भी बाहर ले लें क्या, चलो माइनस के 1/पाई हमने बाहर ले लिया। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा, जब हम यहाँ 1 रखेंगे और ये हो जाएगा कोस पाई, क्योंकि यहाँ पे भी 1 रख दिया तो 1 इंटू कोस पाई आ जाएगा, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये ओवरऑल -1 हो गया, ठीक है ना। अब माइनस लगाएंगे फॉर्मूले वाला, क्योंकि पहली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, ऐसे करते हैं, तो माइनस लगाया, अब लोअर लिमिट पुट करो, -1 यहाँ पुट करेंगे, -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये कोस माइनस पाई हो जाएगा, कोस माइनस पाई भी -1 ही होगा, और -1 ये था तो माइनस माइनस प्लस वो हो गया तो ये भी -1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा आपका -1। अब चलते हैं आगे यहाँ पे प्लस, अब देखिए इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस पाई एक्स, 1/पाई तो बाहर आ गया, कोस पाई एक्स का हो जाएगा साइन पाई एक्स और पाई एक्स का दोबारा तो पाई अपॉन में और लिमिट -1 to 1 माइनस, जब इसकी हम लिमिट रखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 3/2, यहाँ पे ये माइनस बाहर दे देते हैं, ये माइनस भी बाहर दे देते हैं, ये पाई भी बाहर दे देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/पाई चला जाएगा बाहर। अब यहाँ पे हम रखेंगे 3/2, 3/2 यहाँ पे रखेंगे और कोस 3π/2 ये हो जाएगा, कोस 3π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये जो आ गया 0, फिर लोअर लिमिट के लिए पहले माइनस लगाएंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। अब यहाँ पे जब हम ये 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये कोस पाई हो जाएगा, कोस पाई की वैल्यू -1 और ये 1, तो -1 और ये 1 माइनस ये तो ये हो जाएगा +1, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा आपका कोस पाई एक्स अपॉन पाई, ये 1/पाई हम दे देते हैं बाहर, कोस पाई एक्स का हो जाएगा साइन पाई एक्स और पाई एक्स का दोबारा करेंगे तो पाई आ जाएगा अपॉन में और लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर के 3/2, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब इस माइनस ये -1 -2 हो गया, -2 की -1 में करेंगे +2 आ जाएगा, यानी +2/पाई आ जाएगा, प्लस ये 1/पाई² हो गया, बल्कि अभी सॉरी इसमें अभी हम लिमिट पुट करेंगे, -1 से 1 लिमिट है, ये -1 से 1 लिमिट है, तो 1/पाई। अब देखिए जब हम इसमें यहाँ रखेंगे ये साइन पाई हो जाएगा और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा, और जब हम इसमें -1 रखेंगे तो माइनस साइन पाई हो जाएगा, जब हम इसमें माइनस रखेंगे माइनस साइन पाई तो फिर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन कितना भी पाई है वो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, प्लस ये आ जाएगा 1/पाई प्लस, अब इस पे चलते हैं 1/पाई, तो ये जब हम इसमें यहाँ रखेंगे हो जाएगा साइन 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी साइन 3π/2 की वैल्यू हो जाएगी -1। तो बच्चों देखिए ये 1/पाई तो बाहर आ गया और इस पाई को भी हम क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, तो 1/पाई² हो जाएगा, जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे साइन 3π/2 हो जाएगा, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 आ जाएगी, और जब हम इसमें 1 रखेंगे तो साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये माइनस के 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/पाई प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस 1/पाई फिर -1/पाई², तो ओवरऑल आपका आ गया 3/पाई और माइनस के 1/पाई²। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/पाई और माइनस के 1/पाई², नहीं इसका ये प्लस था, यानी इसका मतलब यहाँ पे हमने कुछ गलती की है। देखिए यहाँ पे जब हम ये समाकलन किया था दूसरी बार साइन पाई एक्स का, तो साइन पाई एक्स का जो समाकलन होता है माइनस के कोस पाई एक्स होता है, तो ये माइनस में आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, कोस पाई एक्स माइनस में आएगा, तो जब ये माइनस बाहर चला जाएगा ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका माइनस और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका माइनस, तो जब ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आ जाएगा 3/पाई प्लस 1/पाई², ठीक है ना बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, और थोड़ा सा बस ये
लेंथी भी नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8वें का कै। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y बराबर एक्स की पावर x प्लस कोस एक्स की पावर 10x, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या होता है, देखिए लोग लेकर के करना होता है, लेकिन हम डायरेक्ट लोग नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है। डायरेक्ट लोग लेंगे तो लोग m प्लस एन का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग टर्म में लोग लेंगे। पहले इनको अलग अलग टर्म मान लेंगे, तो इसको मानेंगे y बराबर u प्लस वी, हम इसको कह देंगे कि माना, ये हमने मान लिया। तो u बराबर, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ से आपका u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर x की पावर x हो जाएगा, और v बराबर कोस x की पावर 10x हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो पार्ट है u बराबर x की पावर x, ये हमने जो है कौन से पेपर में करा रखा है, 324 बी में, 324 बी में करा रखा है, और ये वहाँ पे छठे का ख क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप वहाँ से कर लीजिए। और ये कोस एक्स की पावर 10x है, ये हमने कहाँ करा रखा है, 324 AY कोड नंबर पेपर में। आपको 5वें का गे पार्ट ये मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इनको देख लीजिएगा। और फिर वहाँ से करने के बाद जो ये डी यू अपॉन डी एक्स आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स क्या आएगा आपके पास, ये डी यू अपॉन डी एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स, एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स, और 1 प्लस के लॉग एक्स और प्लस के 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना। ये आपके पास वहाँ से ये आ जाएगा। और जो डी वी अपॉन डी एक्स होगा, ये आ जाएगा आपके पास कोस एक्स की पावर 10x इंटू माइनस 10 स्क्वायर एक्स, बल्कि सेक स्क्वायर एक्स पहले लिखा जाएगा, चलो 10x लिख लेते हैं, माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग कोस एक्स, ठीक है ना। ये आपके पास डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। वहाँ से इन पेपर से देख लीजिएगा आप, वहाँ हमने ये करा रखे हैं। और इन दोनों वैल्यू को उठा करके बस समीकरण 1 में रख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ रख दीजिएगा, बस डी यू अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, डी वी अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, और आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 8वें का ख क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। ख भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ये प्रमेय है, ठीक है ना। आपको प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है यह दिखाना है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन मान लेंगे, ठीक है ना। माना एक फलन आपके पास क्या है, एक फलन एफ एक्स है, ठीक है ना। और वो फलन जो है x बराबर सी पर सतत है, ये कोई रियल नंबर में से हमने कोई नंबर उठा लिया, x बराबर सी पर सतत है, ठीक है ना। सतत है, सतत नहीं अवकलनीय है, सतत तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये हमने मान लिया कि ये अवकलनीय है, माना एक फलन एफ एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है, ठीक है ना। तब देखिए अगर कोई फंक्शन x बराबर सी पर अवकलनीय है तो वहां पे कंडीशन क्या होती है, एफ डैश सी बराबर ये होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है ना। ये होती है कंडीशन, अगर आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो अब आप याद कर लीजिए कि जो अवकलनीय फंक्शन की डेफिनेशन होती है वही होती है एफ डैश सी, किसी पॉइंट सी पर एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है ना। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि एफ एक्स जो है वो सतत है, एफ एक्स एक्स बराबर सी पर सतत है, ठीक है ना। हमें ये सिद्ध करना है। और x बराबर सी पर सतत है, किस तरीके से दिखाते हैं हम सतत को हम ऐसे दिखाते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू यानी एफ ऑफ सी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए इसके लिए हम क्या लेकर के चलेंगे, नाउ देखिए बच्चों हम ये लेकर के चलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नाउ अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स में हमने क्या किया, एफ ऑफ सी घटा दिया और एफ ऑफ सी को ही हमने जोड़ दिया। तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा अभी यहाँ पर, ठीक है ना। इस बात पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे कट जाएगा, यही वापस आ जाएगी। अब देखिए इनको हम इकट्ठा ले लेंगे एक साथ, और हम क्या करते हैं यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी के साथ
हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में x माइनस सी रख देंगे और इसके गुना में भी x माइनस सी रख देंगे, ठीक है ना। और ये चीज़ एक हो जाएगी। अगर मैं इससे ये वैल्यू काट दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस एफ ऑफ सी जो का तो रहेगा, ठीक है ना। अब तक हमने कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे क्वेश्चन पर, एफ ऑफ सी जोड़ा था, एफ ऑफ सी घटाया था, एक्स माइनस सी से गुना करी, एक्स माइनस सी से भाग कर दी, ठीक है ना। अब देखिए ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये लिमिट जो है हम इसको अलग दे देंगे, इसको अलग दे देंगे, ठीक है ना। ये लिमिट हम इसको अलग दे देंगे, इसको अलग दे देंगे, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें तो लिमिट का देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू, और इसमें अलग लिमिट दे देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एक्स माइनस सी प्लस ये जो का तू एफ ऑफ सी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, समीकरण एक से ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बन जाएगा समीकरण एक से, और इनटू में जब लिमिट में इसमें पुट कर दूंगा ये सी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ सी आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर हमारी लिमिट चली रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स यहाँ पे चली रही है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर, जब मैं जीरो की गुना इसमें करूंगा ये सारा जीरो बचा, क्या यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ सी, और यही कंडीशन क्या होती है सतत की, कि कोई फंक्शन सतत है एक्स बराबर सी पर, तब यह कंडीशन फॉलो होती है जो हमने पीछे लिखी थी कि सिद्ध करना है ना। अतः अतः एफ एक्स जो है एक्स बराबर सी पर सतत है, ठीक है ना। अब हम ये लिख देंगे, अतः प्रत्येक अवकलनीय फलन, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर, अगर आपके पास ये फंक्शन है, इसका एक्स बराबर -2 पर सांद्रता और अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, ठीक है ना। आपको इसको चेक करना है कि ये सतत और अवकलनीय है या नहीं है एक्स बराबर -2 पर। देखिए बच्चों फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स प्लस टू, और मोड एक्स प्लस टू को आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक्स प्लस टू पॉजिटिव होगा कब, जब एक्स की वैल्यू, एक्स प्लस टू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, यानी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगी। और ये निगेटिव होगा कब, जब एक्स प्लस टू, जब एक्स की वैल्यू लेस देन होगी -2 से, ठीक है ना। आप इसको पॉजिटिव रखोगे, इसी को पॉजिटिव रख देना, यानी एक्स प्लस टू ग्रेटर देन, ये रख देना एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, दो इधर गया तो ये बच जाएगा। इसी तरह एक्स प्लस टू निगेटिव कब होगा, जब एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, सॉरी खाली लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, तो ये टू इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये लिखना नहीं होता आपको, बस ये आप रफली करके इसको अपनी लिमिट बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं, एक्स बराबर -2 पर, एक्स बराबर -2 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, ठीक है ना। ये चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2 माइनस, यानी उसके लेफ्ट में एफ ऑफ एक्स, हम एच वाला नहीं लगाते, डायरेक्ट करते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी x की वैल्यू -2 से छोटी, -2 से छोटी जब है तो फंक्शन हमारा ये है, तो यहाँ पे रख दीजिए आप -x प्लस 2। तो देखिए बच्चों जब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 2, ये 0 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है ना। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है आपकी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये जो ऊपर वाला माइनस है ये दर्शा रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये जो ऊपर वाला प्लस है ये दर्शा रहा है कि राइट हैंड लिमिट है। -2 पर हम निकाल ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2, और जब -2 से बड़ी वैल्यू है एक्स की तो फंक्शन हमारे पास ये है। अब इसमें आप क्या करो, बस ये फंक्शन ये रख दो एक्स प्लस 2, ठीक है ना। अब यहाँ जब ये रखोगे लिमिट तो -2 + 2 ये भी 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अब फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो उसी पॉइंट पे, यानी -2 पर फंक्शन की वैल्यू, जब x बराबर -2 है तो फंक्शन आपका ये है, जब मैं इसमें x बराबर -2 रखूंगा तो यहाँ पे भी -2 रखूंगा, तो -2 + 2 ये भी 0 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू सब बराबर है, तो इसका मतलब फलन जो है वो x बराबर 2 पर सतत है। अतः फलन x बराबर -2 पर सतत है। अब हमें ये चेक करना है, अगर ये फंक्शन सतत है, ठीक है ना, तो ये फंक्शन अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सतत ना आता तो हम इसको डायरेक्ट कह देते कि ये अवकलनीय भी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। अगर वो सतत नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं है, लेकिन अगर वो सतत है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय है, अवकलनीय ना हो, है ना। अगर वो सतत है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो अवकलनीय है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए बच्चों x बराबर -2 पर अब अवकलनीयता चेक करेंगे इसकी, x बराबर -2 पर
-2 पर अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता अवकलनीयता के लिए, ठीक है ना, इसके लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या होता है आपका, लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू, हम डायरेक्ट लिख देते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ अब हमें किस पे निकालना है, -2 पे निकालना है ना, तो -2 माइनस एच, फिर माइनस f(-2) अपॉन -h, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका f(-2) माइनस एच मतलब -2 से छोटी वैल्यू, -2 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू -2 से छोटी आएगी। -2 से छोटी कहाँ पे बैठेगी, इस वाले फंक्शन में। तो इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -2 माइनस एच ये रखना पड़ेगा बीच, ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका सबसे पहले तो लिमिट लिखनी जरूरी है, तो आप क्या करोगे, इसमें लिमिट लिख देते हैं। चलो ये नीचे कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा आपका -2 माइनस एच, इस x की जगह रखा मैंने ये, और +2 लगाना है अभी, +2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूरा फंक्शन हुआ हमारा, माइनस f(-2), f(-2) की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, पीछे निकाली थी 0, है ना। तो वो यहाँ पे रख दीजिए, चाहे अलग से निकाल लीजिए f(-2) की वैल्यू। देखिए x बराबर -2 है, x बराबर -2 इसमें ही तो है, ये वाला फंक्शन है, तो x बराबर -2 रखूंगा तो -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी f(-2) की, अपॉन में आ जाएगा -h। अब देखिए +2 और -2 ये खत्म, -h माइनस और माइनस +h हो जाएगा, ये +h अपॉन -h आ जाएगा, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन -h, h से h कट गया तो ओवरऑल -1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(-2 + h माइनस f(-2) अपॉन +h, ठीक है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस होता है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, लिमिट यहाँ पे बराबर लगा लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(-2 + h मतलब -2 में हमने कुछ जोड़ा है, अगर -2 में हमने कुछ जोड़ा है तो ये देखिए कि फंक्शन क्या होगा। अब देखिए जब -2 में कुछ हमने जोड़ा था, यानी -2 से बड़ी वैल्यू कुछ जोड़ेंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो -2 से बड़ी वैल्यू x की कहाँ है, यहाँ है, यानी फंक्शन ये वाला हो जाएगा, तो f(x) की वैल्यू x + 2 मिलेगी, है ना। तो अब इसमें जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ -2 + h रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -2 + h, x की जगह रख दिया और +2 आ गया ये वाला, ठीक है ना। माइनस f(-2) की वैल्यू 0 है, अपॉन में आ जाएगा h, इस 2 से ये -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा आपका h अपॉन h, ठीक है ना। और h से h कट गया तो ये आ जाएगा आपका 1। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका -1 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब जो फंक्शन है, फलन है f(x) बराबर ये जो आपका था मोड x + 2, ये x बराबर -2 पर सतत है, लेकिन अवकलनीय नहीं है, लेकिन अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नाइन्थ का क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कोई एक खंड कीजिए और इसमें दोनों क्वेश्चन 8-8 नंबर के हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है दोनों, ठीक है ना बच्चों। नाइन्थ का क्या पार्ट देखिए, ये नाइन्थ का क्या पार्ट जो है आपका, ये कह रहा है कि ए बराबर आपका ये मैट्रिक्स है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये होगा। बच्चों इसमें एक मिसप्रिंटिंग है, इसमें ये थ्योरम होती है, ये होता है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर मोड ए इंटू आई, तो ये जो है ना ए है, ये ए, तो ये आई नहीं है, इसको ए कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट भी निकालना है, ए इनवर्स भी निकालना है, तो ए इनवर्स वाले प्रोसेस सारे फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए का सारणिक, ए का सारणिक क्या आ जाएगा आपका, ए का सारणिक आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है ना। बच्चों आप ये निकाल लेना, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम है, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम जो है इसको जल्दी जल्दी करेंगे। आपको सॉल्व करना तो आता ही है सारणिक, आप इसको सॉल्व कर लेना, बस ये आ जाएगा आपका 7 - 3 आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। और ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसके सहखंड निकालिए और सहखंड से बना अवयव बनाइए, b बराबर सह गुणनखंडों से बना अवयव, सह गुणनखंडों से बना अवयव, ठीक है ना, गुणनखंडों से बना अवयव। तो वो क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आपको, देखिए
ये हो जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 फिर -1 0 1, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। और एडजॉइंट ए जब आप निकालोगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए आपका आ जाएगा बी का परिवर्ताव्यु, यानी आपको जो इसमें रो है वो कॉलम बना दीजिए और जो कॉलम है वो रो बना दीजिए। -3 0 1, ठीक है ना, ये आपका बन गया एडजॉइंट ए। अब अगर आपको ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स होता है आपका, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ठीक है ना। अब ये तो 1 ही है, 1 अपॉन 1, तो ओवरऑल आपका एडजॉइंट ए ही इसका आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आपका ये जो मैट्रिक्स थी 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, यही आपका ए इनवर्स हो जाएगा। एक आंसर तो आपका ये वाला आ गया, ए इनवर्स ज्ञात करने वाला। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब उसने कहा है ये प्रूफ कीजिए, तो देखिए हम ये प्रूफ करते हैं। उसने जो ये कहा है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये कहा है उसने ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू साइनिक ए का और उसके मल्टीप्लाई में आई, ठीक है ना। ये प्रूफ करने के लिए कहा है। तो देखिए हम एडजॉइंट ए में ए की मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या निकालते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं, ठीक है ना। क्या आएगा, ए है अपने पास 1 1 1 3 4 3 3 3 4, है ना। इसके साथ हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करते हैं। एडजॉइंट ए क्या था हमारे पास, ये था 7 -3 और -1 1 0 और -1 0 1। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक मैट्रिक्स पूरी आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना, ये आ गई। और जब आप मोड ए सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ए का सारणिक और उसकी गुना आई में करोगे, यानी ए के सारणिक की गुना जब आप आई में करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जो ए का सारणिक है उसकी वैल्यू आपके पास 1 है इंटू, और आई क्या है आपके पास, आई वही होता है 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना, ये आपके पास आई है। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है क्या, ठीक है ना, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर मोड ए इंटू आई भी हो गया, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपकी प्रूफ, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, बहुत आसान पेपर है। और बच्चों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 2024 एग्जाम से रिलेटेड बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।